सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे टुनाइट विद जैस्मीन। मेरा नाम है मोइज़ुर रहमान और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जैस्मीन मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोइज़ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। तो जैस्मीन, गुज़िश्ता 24 घंटों में मस्तूंग में एक गर्ल्स हाई स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार और 3 बच्चे शहीद हो गए और 15 ज़ख्मी हो गए। व्हाट इज़, कितना ये अंधोनाक सानिया है जो इस वक्त हुआ है? देखें, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम इसी नोट पर आगाज़ करेंगे आज के शो का कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट वाक़या है और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में। उसके साथ साथ आपको पता है कि केपी के भी काफ़ी सारे इलाके हैं जो वल्नरेबल हैं। 4 अफवाज पाकिस्तान की शहादतें कल हुई हैं और इसी तरह मतलब है शहादतों का एक सिलसिला जारी है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि देखिए, क्वेटा और बलूचिस्तान एक ऐसा टेरिटोरियल प्रॉब्लम बन चुकी है हमारे लिए कि वहाँ पर जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन है वो बॉर्डर से हो रही है और ये जानबूझकर उसको वहाँ पर एफसी की भी बहुत तैनाती है, फ़ौज भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस होना और फिर ये कहना कि जी अवाम खड़ी हुई है दहशतगर्दी के लिए। ज़ाहिर है अवाम तो खड़ी हुई है, अवाम मर रही है, फ़ौज मर रही है, पुलिस मर रही है, शहादतें दे रही है, तो वो तो करेगी। लेकिन फिर इस तरह के बयानात जो है ना वो मजाक लगते हैं थोड़े, जब आप ये कहते हैं कि जी मतलब मैं आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द इंटीरियर मिनिस्टर, बट आई डोंट थिंक कि उनको ऐसी बातें करनी चाहिए कि ये एक SHO की मार है। भाई अगर SHO की मार है तो वो कहाँ है SHO? वो क्या बस पे आ रहा है, जहाज़ पे आ रहा है, फुटपाथ से पैदल चल के आ रहा है? वो कब पहुँचेगा बलूचिस्तान? आज देखें ना, बच्चियों की शहादतें हुई हैं। ये कितने कमज़ोर, कमज़र्फ़ और कितने बेहया लोग होंगे जो कि बच्चों पे शहादतें कर रहे हैं, जो बच्चों पे वार कर रहे हैं, जो स्कूलों पे वार कर रहे हैं। पिछले दिनों मस्जिद में मगरिब की नमाज के बीच में अटैक हुआ, उसमें भी पाक फ़ौज के एक जवान ने शहादत नोश की। आप देखें ना, मतलब क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि दहशतगर्दी के हवाले से इस हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग। मैं इनके 24 साल से मजम्मती बयानात सुनकर तंग आ चुकी हूँ। सदर मुमलिकत ने मजम्मत कर दी, वजीर आज़म ने मजम्मत कर दी, चीफ मिनिस्टर ने मजम्मत कर दी। अरे भाई, अफवाज पाकिस्तान मरी है, कुर्बानियाँ दे रही है, पुलिस मरी है, अवाम मरी, आपकी मजम्मतों का हम क्या करें? आपकी स्ट्रेटजी कहाँ है? वो नेक्टा कहाँ गया जो चौधरी निसार के ज़माने में? नेशनल एक्शन प्लान कहाँ गया? क्या आपने उसका क्या वो सिर्फ वो अयान मलिक के लिए था? वो क्या थी वो मॉडल? अयान अली हाँ, वो जो $5 लाख लेके चली गई थी और $10 लाख वो भी नहीं प्रूव हो सका, तो वो मॉडल्स को पकड़ने के लिए बनाई थी आपने। अजीब तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने। सारी तवानाई मेरे ख्याल में एहतजाज को रोकने और कंटेनर्स की तरफ ही नजर आ रही है। यही आपकी शायद पहली स्टोरी भी है। बिल्कुल। तो अब पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं और कुछ सियासी हलकों से बाज़गश्त आ रही है डील की। तो आई थिंक इस स्टोरी की जानिब चली जाए। हुकूमती हलकों से कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन किस डील की? इस वक्त एक ही डील हो सकती है, जो मुल्क के हालात हैं। यहाँ PIA की डील चल रही है, एयरपोर्टों की डील चल रही है, गाड़ियों की डील चल रही है, यहाँ आपस पर अपने परायों की डील चल रही है। तो वाज़े तौर पे बताए ना कि खान साहब के हवाले से बाज़गश्त चल रही है कि जी वो डील कर रहे हैं और उनके साथ कोई डील होने वाली है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तो बार बार तरदीद की है कि कोई डील नहीं हो रही। ये ख्वाजा साहब किस हैजान में और किस परेशानी में मुब्तला हैं? क्यों? आपने खुद सुना कि नहीं, मुझे तो उनकी बात ही समझ में नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब है, ये एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप ये कह रहे हैं कि देखें ना, ये कहा जा रहा है कि एक आप पहले अल्फाज का चुनाव देखें, एक चीफ मिनिस्टर है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया जी। आई थिंक
बात करें, मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आप देखें ना, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर का कह रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, माशाल्लाह जी। अच्छा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखें ना, ये तो कोई इसमें अजीब बात है, वो पेशावर क्यों चली गई हैं, वो यहाँ बनीगाला में रहती तो वो लाहौर क्यों? ये क्या एतराज़ात है भाई? वो पेशावर में एक आज़ाद हो गई हैं, उनको बेल मिल गई है, अब वो पेशावर जाएं, लाहौर जाएं, पिंडी जाएं, बनीगाला जाएं, और बाय द वे आज वो लाहौर चली गई हैं। तो मतलब ये कोई और ख़ुद ही कह रहे हैं कि देखें ना कुछ लग तो रहा है, और फिर आगे एक और जगह कह रहे हैं अपनी ट्विटर की स्टेटमेंट्स में और दीगर जगह कि जी देखें ना कुछ ऐसे लग तो रहा है हमें, और जाहिर सी बात है कोई बात तो है ना, उनको एक दफ़ा पकड़ा और फिर दोबारा नहीं पकड़ा, तो यानी कि दोबारा नहीं पकड़ा और फिर अली अमीन गंडापुर साहब लोगों को लेके आ जाते हैं और फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। तो क्या वाकई कोई डील चल रही है? आपको क्या लगता है? देखें, बात सिंपल है मुइज़, मैंने उस दिन भी आपको कहा था लास्ट फ्राइडे के शो में, पहले अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ दे दूं तो कि मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है हर रोज़ वो तो आके अपना मौक़िफ़ देने से रहे, ठीक है। उनके दिमाग में क्या सोच है? वो तीन चीज़ चाहते हैं। मुल्क में हर हाल में एहतजाज रोका जाए, ठीक है, प्रोटेस्ट, धरने, रोज़ डी चौक पहुँचना, जलाओ घिराओ, और पुलिस को और हर वक्त अफवाज को और 245 का लगाना और 144 का लगाना, ये कोई तरीका नहीं है। दिस हैज़ टू स्टॉप, ठीक है। अली अमीन गंडापुर साहब से ये अश्योरिटी ली गई और अली अमीन गंडापुर साहब को ये भी कहा गया कि देखें आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप क्या चाहते हैं, फिर उड़ा दिया जाए, गवर्नर राज लगा दिया जाए? मतलब यही कर सकते हैं ना। तो आप लोग काइंडली, फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो बुशरा बीबी का बाहर आना, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी तो वैसे भी आपकी तितर बितर हो रही है, सही है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, नईम पंजोता साहब ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अब आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ने के लिए इन तीन लोगों को और इनमें बहनें भी हैं बाय द वे उनकी, ठीक है, इनको कहा गया है कि आप इन्हें समझाएं, वरना बाहर आने का कोई चांस नहीं है। इसका ना ट्रंप से कोई ताल्लुक है, इसका ना किसी से कोई ताल्लुक है, ना अमेरिकन इलेक्शंस का से इसका कोई ताल्लुक है। आप खाएंगे बाहर, खामोशी से आएं, बेशक आएं, अपनी सियासत करें जिसके से, लेकिन वो सियासत अब आप नहीं करेंगे जो सियासत आप पहले कर रहे थे, यानी कि इंतशार की सियासत। अच्छा, यहाँ पे जो पीटीआई के भी लोग ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज तो अवाम का बुनियादी हक है, क्योंकि जमात इस्लामी ने किया ये जो बिजली की कीमतों पे, और फिर नकवी साहब ने जाके मुज़ाकरात किए, तो जब वो लोग एहतजाज करने आते हैं तो उनके एहतजाज में कोई रुकावटें नहीं होती, लेकिन जब तहरीक इंसाफ आते कब आए एहतजाज? पिछले माह जब आए, उन्होंने धरना दिया बिजली की कीमतों के खिलाफ। तो भाई आपको मुझे ये तो एक इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी आप बच्चों वाले सवाल करने लग गए हो भाई कि वो आते हैं तो उनके लिए, आपको नहीं पता क्यों हो रहा है? मतलब पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि क्यों हो रहा है। भाई 9 मई की हिस्ट्री है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ हिस्ट्री है, फिर डर्टी हैरी की कहानियां हैं। अभी आप क्यों मुझे इतना पीछे ले जाना चाहते हैं? अगर मामलात आगे बढ़ रहे हैं और सुलझ रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि तसादम एक तरफ से हुआ। बिल्कुल, एक तरफा नहीं होता, दो तरफा ही होता है। दो तरफा ही होता है ना। आपके डिजाइन्स थे, आप चाहते थे, लोग ये कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, जाहिर सी बात है, अब मैं खान साहब से मिलूंगी तो उनसे मैं पूछ लूंगी कि उनके डिज़ाइंस थे कि जी 10 साल प्लान था, जनरल फैज़ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहेंगे, अगले इलेक्शंस भी मैनेज किए जाएंगे, उसके बाद 5 साल हुकूमत और करेंगी और आने वाले आर्मी चीफ का रास्ता रोका जाएगा। बस ये सिंपल सी कहानी थी, जिसके अंदर अब जनरल फैज़ ने खान साहब को ट्रैप करके यूज़ किया, या खान साहब ने उनकी बातों में आके वो खुद ट्रैप हो गए। ये तो अब उन दोनों में से कोई एक बता सकता है ना, वरना हमें तो ये बात तो सबको पता है ना कि जैसे मैंने उस दिन भी आपको ये बताया था कि जनरल फैज़ खबरें देते थे बुशरा बीबी को, जो वो खान साहब को देती थी, एंड दिस ही नेवर न्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर। एंड आई डोंट नो कि अभी भी उनको देखे ना, अभी भी उनको आइसोलेशन में रखा गया, उनको किसी चीज़ के लिए एक्सेस नहीं है। सबसे मज़ाखेसा क्या कहते हैं उसका? मज़े का खेज। बात ये है कि आप कह रहे हैं जी मुलाकात तो आप करेंगे, सियासी बात नहीं करनी, नहीं तो क्या वो जहाज़ चलाए वहाँ अंदर जाके? वैसे फिर तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि अगर हमें मुलाकातों की इजाज़त नहीं है, और वो भी कोर्ट की इंटरवेंशन से, उन्होंने मतलब
ये बात भी तो आप देखें ना कि जिस दिन अदालत ने कहा कि जेल में जी सिक्योरिटी थ्रेट है, अदालत ने कहा आप यहाँ ले आए, तो आपने फ़ौरन जेल में वकला से मुलाकात करा दी। हाँ तो हुकूमत को भी फिर रवैया अपना देखना चाहिए ना। नहीं, हुकूमत के हाथ कुछ होगा तो रवैया देखेंगे ना। उनके तो हाथ पांव ऐसे ही कटे हुए हैं बंदे में, वो खुद बेड़ियों में घसीटे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं उनका रवैया देखना चाहिए। आई थिंक नईम पंजोता साहब भी लाइन पे, उनसे मजीद इस बारे में आप गुफ्तगू कर लें तो बेहतर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है, खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ नईम साहब, मैं हूँ और मेरे साथ मुईज़ और रहमान है। तो आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो नईम साहब, पहला सवाल मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मुईज़ भी यकीनन आई एम श्योर कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। ये क्या बाज़गश्त हो रही है? ये क्या बात है? मतलब है क्या कहा जा रहा है? अगर अब हम घर से निकलेंगे तो कफन बांध के निकलेंगे, लोगों को बता के निकलेंगे कि हमारे जनाजे पढ़ लिए जाएं, और अगर हमें इतना दीवार से लगाया गया तो अब हम वो एहतजाज के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी क्या है नईम पंजोता साहब? बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई, रिलैक्सेशन का एक माहौल पैदा हो रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब से भी गुजारिश की गई है, बल्कि ये मैं तो गुजारिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी, ख्वाजा आसिफ कहते हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। तो पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है? अब आप किस तरह देखते हैं? आगे चलना है या यही मार धार से भरपूर शाहकार की फिल्म चलती रहेगी? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। गुजारे ये है यहाँ पर कि मुल्क के अंदर जिस वक्त फजा है, जो जुल्म है, जो जबर है, जो अगवाकारियाँ हैं, छापे हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, लोगों के घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया जाता है। अब आपने लास्ट टाइम भी देखा कि जिस तरह 8 फरवरी को पाकिस्तान भर में इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया, डेफिनेटली उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ बुलंद करनी थी और जमहूरियत का यही हुस्न है, और हमने उसमें एहतजाज की कॉलें दी। लेकिन एहतजाज की अगर कॉल आती थी, रात ही पुलिस जो है वो हमारे घर पहुंच जाती थी। मेरे खुद घर कोई 4 से 5 दफा इलेक्शन के बाद पुलिस जा चुकी है, और 7 सादा कपड़ों में मलबूस अफराद भी होते हैं। इसी तरीके से लोगों को बार सील किए गए, करेले लेकर पहुंच जाते हैं कि आपने इन अमेंडमेंट को सपोर्ट करना है, अदरवाइज आपका कारोबार जो है वो गिरा दिया जाएगा, आपका घर गिरा दिया जाएगा, घर की दीवार गिरा दी जाएगी, आपका स्कूल गिरा दिया जाएगा, आपका पंप गिरा दिया जाएगा, और गिराए गए। और उसके वाज़ेह सबूत हमने दिए भी, और आज भी सोशल मीडिया के ऊपर पड़े हुए हमारे पास भी वो मौजूद है। तो जब ये सारा अमल हो रहा है, एक गैर कानूनी काम अगर किसी मुल्क के अंदर होता है, तो ये आइन का आर्टिकल 16 आपको हक देता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, आप आवाज बुलंद करें, ये आपका राइट है। ये राइट आपसे कोई छीन नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है ना कि पर्दे के पीछे रहकर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी कि भाई आगे चलना है या नहीं चलना। आर्मी चीफ के, और हमने ये भी देखा है कि खान साहब की टोन में भी थोड़ी तब्दीली आई है, जो अच्छी बात है। आई कंप्लीटली अप्रिशिएट दिस। नए चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने कोई तनकीद नहीं की, आर्मी चीफ के हवाले से अब तक उन्होंने बात करनी छोड़ दी है। तो ये कहा जा रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जो 2-3 लोगों को छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है, जिनको पहले पकड़ा गया है, बातचीत की गई, उनको ये कहा गया है कि भाई आप समझाएं खान साहब को कि मामलात ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, बात यह है कि कोई भी शख्स ये सवाल उस वक्त करे जब प्रैक्टिकली वो देखे कि इमरान खान साहब जो हैं लंदन वाली फ्लैट के ऊपर जो है बैठ गए, और एयरपोर्ट से वो सी ऑफ उनको कर दिया गया है, उनकी जहाज के अंदर तस्वीर आ गई है और बस तैयारा जो है वो लैंड करने वाला है। इमरान खान जेल में पड़े हैं, उनके ऊपर सख्तियां हर रोज, परसों भी उन्होंने जिक्र किया, जज के सामने खड़े होकर कहा कि मेरी इस तरह से बिजली बंद की गई, इस तरह से मेरी वॉक बंद की गई, साइकिल, क्योंकि उन्हें गोलियां मारी गई। आपको पता ही है, उस जो गोलियां चलाई गई उसके ऊपर उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आज कम से कम एक्सरसाइज के लिए उनसे साइकिल तो जो है वो उनसे ना छीनी जाए, उनसे साइकिल तक छीन ली गई कि शायद इमरान खान को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हासिल हो गई हैं इस साइकिल पे। लेकिन ये कौन सा जो है वो डील वाली बात है कि आप उधर साइकिल दे दें या बिजली उनको फराम हो या अच्छा खाना। इस डील की तो हम बात ही नहीं करें पंजोता साहब, हम इस डील की तो बात ही नहीं करें। हम तो उस डील की बात कर रहे हैं जिसकी तरफ ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ राना सनाउल्लाह साहब इशारा कर रहे हैं कि जी 3 लोगों से बातचीत की गई है कि अब मुझे बताएं, अब दोबारा होगा धरना? अब क्या है? अब क्या स्ट्रेटजी है? कब आना है अब धरने? अब कब आना है डी चौक की तरफ? बात की खान साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि जब भी इनको कुछ जरा फील होता है ना कि कोई शायद हमारी कोई बात सी चल रही है जो कि नहीं है, तो उस वक्त ही नवाज जो है वो अपना जो थैला है ना
उसको हाथ मारना शुरू कर देता है। अब आप देख लें कि रिसेंट दिनों के अंदर कौन कौन जो है जहाज पर चढ़ गया है। तो मसला सिर्फ इनको ये है कि इनको खतरात हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई सेटिंग हो जाए, कोई उधर मामला जो है वो हल हो जाए, कोई उधर बात जो है डेफिनेटली जब खुद चोर हो बंदा और डील के जरिए आया हो, अमेंडमेंट्स करके अपने केसेस खत्म करवाए हो, तो वो हर वक्त उसका रात तो सुकून से उसकी नहीं गुजरती। उसको हर वक्त यही वहम होता है कि भाई पत्नी किस टाइम कुर्सी चली जाए, क्योंकि डेफिनेटली अवाम की राय नहीं है। जिसके साथ अवाम की राय होते हैं वो तो दलेरी के साथ कहते हैं भाईजान मैं अवाम में जाऊंगा और दोबारा इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे हम। और वो आया और वो दोबारा इलेक्शन की तरफ बढ़ा, उसने कदम उठाया। आपने कोशिश कर ली जितना हो सका आपसे कि आप नाकाम करें, बेशक उसने खंबे को खड़ा किया, खंबा भी जीता। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी तो डिवीजन है ना भाई। देखें पंजोता साहब, आपकी पार्टी के अंदर भी तो डिवीजन है। अब मुइज वो अटॉर्नी जनरल वाला सवाल एक्चुअली करें आप। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम पंजोता साहब, आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है कि जो इंतज़ार पंजोता साहब हैं वो 24 घंटे में बाजियाब हो जाएंगे। मतलब पहले तो हुकूमत कहती रही थी कि ये हमें नहीं पता कहाँ है। देखिए बात ये है कि मैं कुछ सख्त बात करूंगा तो कोई उनका फिर लायामल चेंज ना हो जाए। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर फिर उनको उठा लें। इतना जरूर कहूंगा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कुछ दिन पहले जो है यकीन दहाई करवाई थी। उन्होंने कहा था कि 2-3 दिनों के अंदर जो है ना हम कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी उधर बात करेंगे और बाजियाबी के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जी अब मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए। जुमे के लिए उन्होंने रखा था कि जनाब नहीं, लेकिन वो तो कह रहे थे सर, माजरत का कलामी माफ, वो तो कोर्ट में कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं है वो कहाँ है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हम गुड न्यूज देंगे जुम्मे वाला दिन, यानी कि आज उन्होंने डेफिनेटली हमारा राब्ता उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी मौजूद था। तो आज उन्होंने कहा जी हम 24 घंटों के अंदर अंदर इंतजार भाई जो है वो वापस घर पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। तो हमने कहा जनाब अभी करवा दें। अदालत के अंदर भी जाकर उन्होंने यही आज अंडरटेकिंग दी है कि 24 घंटों के अंदर वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो वापस आ जाएंगे, उनकी स्टेटमेंट ये देना, तो इससे आप तमाम लोग खुद ही उसका जवाब बखस कर लें कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, क्या कानून है, क्या नहीं। अगर हम फिर अब भी एहतजाज ना करें तो ये कहा जाए कि देखिए आप क्यों एहतजाज करें, आप तो फसाद चाहते हैं, हमें इजाजत नहीं। तो आप कर रहे हैं एहतजाज? जी कर रहे हैं एहतजाज, किया, अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक जिस्म में जान है, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, उनकी कॉल के ऊपर लब्बैक कहेगी। आप देखें कि इस जबर के माहौल में इतने ज्यादा जुल्म होने के बावजूद अब भी लोग निकलते हैं। बेशक वो जिस तादाद में निकलते हैं, 5000 हो, 10,000 हो, 4000 हो, 3000 हो, जिस जगह पर भी निकले, आप मुझे बताएं ना कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरियम को बगैर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए कोई एक जलसा इमरान खान साहब के जलसे के बराबर करके दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा। इमरान खान तो हुकूमत में नहीं थे, तब भी उन्होंने इतने जलसे बड़े किए जिसकी मिसाल नहीं, और हर रोज जलसा होता था। यही वजह है कि आज पॉलिटिकली ये हार चुके हैं। तो इनके पास सिर्फ नैरेटिव बचता है जी, डील करेगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएगा, इनके अंदर लड़ाई है जी, इनकी तो आपस में, इनके पास कोई और चीज नहीं है। उधर साथ इन्होंने क्रैक डाउन वो पॉलिसी की गिरफ्तारियां करनी है, वर्कर्स को अंदर डालना है, छापे मारने हैं, साथ इनकी ये पॉलिसी के ऐसे कानून लेकर आने, जैसे कि आज आपने देखा कि एक नया जो है वो तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके मुताबिक किसी बंदे को उठाया जाएगा 3 महीने के लिए, वो बंदा जो है अगर वो दहशतगर्दी में मुलव्विस है, अगर वो दहशतगर्दी में मुलव्विस है। नहीं, देखें दहशतगर्दी में मैंने दहशतगर्दी की है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं लॉ की बात कर रही हूँ। नो लॉ क्या है पाकिस्तान में? मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, शुएब शाहीन के ऊपर हैं, सलमान अकरम राजा दहशतगर्द है। तो अगर आपने इस तरह की दहशतगर्दी के बहाने बनाकर बस वो उसको एक लीगल ठीक कतक कलामी की कवर देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, कतक कलामी की माजरत पंजोता साहब, ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक वक्फा, बाद आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। कीप वॉचिंग द शो।
नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हमने सियासी हवाले से कुछ बात की, अब हम आज की जो दूसरी बड़ी स्टोरी उसके तरफ हम चलते हैं। जैस्मीन, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बड़ी बाज़गश्त चल रही थी, जी एयरलाइन बेची जा रही है, वो क्या बना उसका? बाज़गश्त कहाँ चल रही थी, बाकायदा बिडिंग हुई है। हाँ, लेकिन कहा था ना बस बिकने वाली है। बाज़गश्त तो ये थी ना कि बस बिकने वाली है एयरलाइन, तो बिक गई ना। अभी तक तो सिर्फ बिड आई है ना, तो अब बाकी मजाक कर रही हूँ भाई, ये एक तंज और मजा भी एक चीज होती है। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर मामला सीरियस है। मामला तो बहुत सीरियस है, लेकिन उसको सीरियस तरीके से हैंडल करने की भी जरूरत है। अगर आप इतने बड़े बड़े भंड मारेंगे तो उसके बाद आपको यही नतीजा मिलेगा जो चपेड़ आपके मुंह पे कल पड़ी है। सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं बोल के, उमर हयात साहब। उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए जी, क्या हुआ? कल कह रहे हैं बड़ी सुबकी हुई है हुकूमत की। देखिए, सुबकी इस ज़मीन में हुई है कि हुकूमत की जानिब से जो पीआईए की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस मुकर्रर की गई थी वो 85 अरब 3 करोड़ रुपए थी। लेकिन जब 1:30 बजे बिड जो है वो 1:30 बजे शुरू हुई और शाम 6:30 बजे जब बिड खुली तो पता चला कि 10 अरब रुपए की तो बोली लगी है कुल। और उसके बाद जो है वो तकरीबन जब 10 अरब की बोली की अनाउंसमेंट हुई वहाँ पे हॉल में, तो जो वहाँ पे हाजरीन थे उनके कहकहे बुलंद हुए कि गवर्नमेंट तो 85 अरब 3 करोड़ में बेच रही थी और ये 10 अरब रुपए की बोली लग गई। अब आप देखें ना कि जो कल जब बिडर ने भी ये बात की, उसने कहा कि 85 अरब में तो एक नई एयरलाइन खड़ी की जा सकती है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो हुकूमत की ने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हायर किए हैं पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के लिए, सबसे पहले तो उनसे हुकूमत पूछे कि आपने जो इतनी रेफरेंस प्राइस जो की है वो किस एंगल से की है, और जिसको बाकायदा तौर पर आप देखें ना 6 बिडर थे, 5 जो है वो अच्छा 5 क्यों नहीं आए? आए क्यों नहीं? क्या एक सेकंड, आपने पूछा नहीं 5 बाकी 5 बिडर क्यों नहीं आए? क्या वजह क्या बताई उन्होंने? ये मैं आपको बता दूं कि हमने जब ये बिड नहीं हुई थी और उससे 3 से 4 दिन पहले पूछा प्राइवेटाइजेशन कमीशन से कि हमें तो लग रहा है कि जनाब हमारे, क्योंकि हमारे पास खबर थी कि 5 बिडर्स जो हैं वो नहीं हिस्सा लेंगे बोली में, तो हमने खबर दी भी थी और कि एक सिंगल बिडर जो है वो होगा। फिर हुकूमत ने रूल्स में तरमीम करके सिंगल बिडर को अलाउ किया बाकायदा तौर पे, और जब बिड हुई तो 5 बिडर्स वहाँ मौजूद नहीं थे। टाइम फिर दिया गया उस बिडर को कि वो अपनी जो कीमत है उसको इन्हेंस करे, क्योंकि हुकूमत ने निजकारी के लिए एक ड्राफ्ट शेयर किया था और वो ड्राफ्ट जो है वो 6 बिडर्स के साथ किया था, और वो ड्राफ्ट जब 6 बिडर्स के पास गया तो उनमें से 5 बिडर्स ने उस ड्राफ्ट पे एग्री होने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात और है। फिर ये हुआ कि ये जो सिंगल बिडर था इसने कहा ठीक है मैं इसको लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि 18 माह तक मुलाजमीन रहेंगे पीआईए के, और 18 माह के बाद उनको नया जॉब लेटर ऑफर होगा। बिल्कुल ठीक अब देखें ना 7100 मुलाजमीन पीआईए के हैं, 2400 मुलाजमीन वो हैं जो डेली वेजर्स हैं, उन मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला भी करना। अब कल जब हमारी बात हुई जो बिडर थे, हमने कहा, उसने कहा यार 2500 से 3000 मुलाजमीन से आप ये एयरलाइन चला सकते हैं, तो आपको क्या जरूरत है कि आप 9,500 एयरलाइन चलाएं। ठीक ठीक, ये असल इशू आप जो जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है, यकीन करें असल इशू यही है कि पाकिस्तान के जो इदारे तबाह हुए हैं, जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो प्रॉफिटेबल एंटिटीज थी, उनको तबाही इसी वजह से किया गया है कि वहाँ पे सियासी बुनियादों पर भर्तियां की गई हैं। आप स्टील मिल्स का हाल देख लें, जो भी कॉरपोरेशंस हैं उसमें जो है वो धड़ाधड़ भर्तियां की जा रही हैं, और पीआईए में पीआईए जो है उसमें भी यही हुआ। लेकिन मसला ये है कि ये 10 अरब की बिड। जी जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया, अपने अंदर की खबर भी दी, और आपने हमें ये बताया कि वहाँ पर कहके भी लगे। कहके तो लगने थे ना, बिल्कुल, मतलब कहके कैसे ना लिखते। सबसे पहले तो मुआहदे की शिकें क्या है, देखें वो ये एक शख्स कह रहा है कि जी हमने फ्रांस से एक टीम बुलाई, उन्होंने जब इनकी पूरी असेसमेंट की जहाज़ों की और चीज़ों की, तो उन्होंने कहा कि इसकी तो वैसे कीमत $1 होनी चाहिए। I mean, I'm not saying that he meant it metaphorically। उसका मतलब ये था कि ये $1 के भी काबिल नहीं है जिस हाल पर आपने पीआईए को पहुंचा दिया, ठीक है। फिर निजकारी में आपने ऐसी अनोखी शराइत रखी है। भाई अगर मैं तुमसे ये iPad खरीद रही हूँ
तो मैं क्यों तुम्हारे साथ इसके बाकी लवाजमात खरीदूं और उनको रखूं, अपनी लायबिलिटी बनाऊं? हुकूमत कहती है कि 40% स्टेक हम रखेंगे, मुलाजमीन को आप फारिग नहीं कर सकते। अच्छा जी। 7,000 अरब रुपए का PIA का टोटल खसारा है, जिसके अंदर कर्जा जाता है। और 75 अरब भी देंगे हमें। 85 अरब रुपए, हाँ, 85 अरब 3 करोड़ रुपए। अच्छा, 7,000 मुलाजमीन भी रखेंगे। और ये जैस्मिन ऐसी एयरलाइन के बारे में बात हो रही है जिसके 33 जहाजों में से इस वक्त 18 ग्राउंड है, 15 ऑपरेशनल। और बाकी आपको पता है ना कौन कौन से मुल्कों में उनको जाने की इजाजत नहीं है? यूरोप में आप जा नहीं सकते। क्यों? जो माशाल्लाह सरवर साहब ने जो एक का नामा अंजाम दिया था, उसके फिटनेस नहीं है ना। आपने वो तो नहीं, पायलट के लाइसेंस का जो एक गलत स्टेटमेंट दिया था वो भी है। और बहुत सारी लैंडिंग स्पेसेस में आपके जहाज दे आर नॉट फिट टू फ्लाई। देखे ना, तो आपने वो खबर सुनी? हाँ, वो ट्वीट निकाल लीजिएगा अगर आपको मिल गई हो। वो जो सीट आपने उठाई वो छोड़ो, अभी आपने थोड़े दिन पहले खबर पड़ी थी कि 12 घंटे पहले जहाज पहुंच गया टोरंटो से कराची वापस इस्लामाबाद। जी वो मतलब जहाजों में जाते हैं लोग कनाडा, वहां से फरार हो जाते हैं। ये मसले मसाइल हैं, ठीक है ना? तो फिर कैसे 7,500 के स्टाफ को रखे? आपने सारी सियासी भर्तियां की। 85 अरब 3 करोड़ रुपए भी हुकूमत एक्सपेक्ट करिए। इससे तो साल यही जाहिर होती है हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की जानिब सीरियस नहीं। हालांकि वो इस वक्त हमारी देरीना ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन सीरियस है, लेकिन उनको अपने वोट बैंक का भी खतरा है ना। तो या तो फिर मुल्क बच सकता है या फिर ये सियासी भर्तियों के चक्कर में आप अपना वोट बैंक नहीं। ये तो कोई सीरियस इंसान ही करेगा। मतलब ये गवर्नमेंट तो मुझे नहीं लगता अनलेस एंड अनटिल के इनसे ये प्राइवेटाइजेशन पता कैसे हो सकती है? ये प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल वैसे ही हो सकती है जैसे 26वीं तरमीम हुई और 27वीं जो लाने का प्लान है। इस पर वो कहते हैं ना, मैंने ना कुछ सुना ना मैंने कुछ कहा। ये जो आपने बात इस वक्त सुना तो सही, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैंने कुछ कहा नहीं। नहीं, ऐसे ही हो सकती है, फिर ऐसे ही हो सकती है ना। चलें देखते हैं कि इसका आगे क्या बनता है। लेकिन जो मुजवज़ा हालात हैं जैस्मिन, इससे बहुत कम पैसों में एक नई एयरलाइन खड़ी हो सकती है। सियालकोट के बिजनेसमैन ने खोली है एयर सियाल, 4 अरब रुपए उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और बेहतरीन सर्विस है। नहीं, मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आपने पाकिस्तान के एसेट्स को क्यों तबाह किया? देखें, जिस वक्त दुबई ने अपनी मैं नाम नहीं लेती, लेकिन चले अब कोई इतनी बड़ी बात में सबको पता है, इमारात जिस वक्त किसने लॉन्च करवाई, कौन थे उसके पीछे, वो माइंड्स कौन थे? क्या सारे जीनियस माइंड्स भाग गए हमारे मुल्क में? 24 करोड़ की आवाम में मतलब कोई एक अकलमंद नहीं बचा, सारे ही पागल हो गए हैं। ब्लूमबर्ग ने आज स्टोरी शेयर की है कि रिकॉर्ड तादाद में जो आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इदारे भी तबाह, जो कॉम्पिटेंट लोगों को जिस तरह एक सिस्टम के तहत बाहर निकाला गया, वो भी तो एक रीजन है। वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। फिर आप कहते हैं 75 कितने 85 बिलियन और चला दे, जरा चला दे। ये आपके तैयारों का हाल है। ये वो सीट है जिसके अंदर मैं बैठ के इस्लामाबाद से कराची आई। मतलब टॉयलेट्स आपके नहीं काम करते, सीटें आपकी, कौन आखिर इसका वाली वारिस है? कौन? इनफ्लाइट एंटरटेनमेंट काम नहीं करती, स्क्रीनें पड़ी हैं तो उन पे कोई अभी मैं कह रही हूँ टॉयलेट काम नहीं करते, आपको एंटरटेनमेंट की पड़ी हुई है। या जहां बुनियादी स्ट्रक्चर ना हो वहां बंदा एंटरटेनमेंट का क्या करेगा? मतलब जो लॉन्ग फ्लाइट्स पे लोग जाते हैं, पाकिस्तान से टोरंटो जाते हैं या लंदन जाते हैं, अब तो पता नहीं लंदन जाते हैं, बैन है नहीं जाते। फिर अच्छा, और दूसरी बात ये कि चलें, ये लोग कह रहे हैं इसमें 2 तरह की राय है, कम बिडिंग है और ये है और वो है। आपके पास लैंडिंग राइट्स भी हैं, शायद रोम के आपके पास लैंडिंग राइट्स हैं, आपके पास हीथ्रो के लैंडिंग हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लैंडिंग राइट्स हैं। तो वो भी तो बिक रहे हैं ना इसके साथ, या वो नहीं बिक रहे? देखिए, वो तो एयरलाइन के साथ ही जाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि ये आपकी नेशनल किटी को तकरीबन 400 से 500 अरब रुपए सालाना पड़ती है। आपके वो बिल्कुल जो उसके आपके वो मेरे और आपके ही टैक्स के पैसों से ही जा रहे हैं ना वो। इवन तो PIA का अपना सालाना रेवेन्यू 200 अरब रुपए के करीब है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हिस्टोरिकल जो लॉसेस और वो सब भी तो कवर करना है। एटलीस्ट अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगी तो एक स्ट्रक्चर के तहत तो चल सकेगी, लेकिन वो स्ट्रक्चर तो सिर्फ जब ही आ सकता है ना जब ही हुकूमत ने जो शराइत आके रखी हैं उसको किसी तरह हुकूमत को तो पीछे हटना पड़ेगा, जो उन्होंने एक मुजवज़्ज़ा
इन शराइत पे कोई क्यों खरीदेगा? लॉजिकली तो कोई भी नहीं, मतलब कौन सा ऐसा कारोबारी आदमी है जो इस तरह का कारोबार करना चाहेगा? ठीक है, अच्छा फिर वो ये कह रहे हैं कि उनका बड़ापन है, वो कह रहे हैं जी चलो 17 महीने तक हम रख भी लेंगे, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली ही हैज़ टू डाउन साइज, ही हैज़ टू सी कि कौन सा एयरक्राफ्ट नहीं काम कर रहा, उनकी रीवैम्पिंग है, उनके अंदर पूरा स्ट्रक्चरल चेंज आएगा। ये एक लोगों की जानों का मामला है, कोई मजाक थोड़ी है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया तो पूरा 100% स्टेक दे हैव गिवन इट टू टाटा, एंड ये लोग कहते हैं कि जो भी पीआईए को खरीदा वो 10 दिन में लाके पैसे शो करें। नहीं, वो तो आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली होगी। मतलब वो ये कह रहे हैं आजकल तो जिनके पास करोड़ों रुपए थे वो भाग गए हैं मुल्क से, और लोगों ने लाखों रुपए छुपा कर रखे हुए हैं। इतने भी लोगों के पास आप अरबों रुपए के 15 दिन में आप पेमेंट करें, जो इकोनॉमिक हालात है, इतनी वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है ना। आप खुद बताएं वो 80 अरब रुपए अचानक कहाँ से ले आए? चलिए आप देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज कर पाती है या नहीं, या फिर वही वाला मामला होता है जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट में जो कोशिश की गई कि उसको उस पे दे, लीज पे दे दी। मतलब वो भी जो मामला हुए सिंगल बिडर किस तरह, वो भी आप देखते हैं कोर्ट में मामला जाएगा तो क्या होगा। वो यही लोग हैं ना, हाँ। वो यही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना वहाँ पे तो शुजा अजीम साहब है ना, हाँ, उनकी भी काफ़ी एक तारीख है, अच्छी खासी तारीख है, और पीआईए से ज़्यादातर जुड़ी हुई तारीख है उनकी। बिल्कुल। तो फिर जैस्मीन, अब ये जो आपको वैसे क्या लगता है इतने इम्पोर्टेंट फैसले पाकिस्तान के लिए होने हैं, मईशत के हवाले से हों, या मतलब मईशत इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, यह हुकूमत कैसे कर पाएगी? मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो इसको दर दर के पे भागना पड़ता है। मतलब आप देखें, आपको रोज़ इस हुकूमत को ताने दिए जाते हैं कि इसके पास तो अवामी मैंडेट ही नहीं है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये क्या इस हुकूमत में आपको लगता है इतनी वो सकत है कि वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं? देखें, जिन बैसाखियों पे ये चल रहे हैं, जब तक वो बैसाखियाँ इनके साथ लगे हुई हैं तब तक ये चलते रहेंगे। ठीक है, अब ये प्राइवेटाइजेशन के लिए ये अपनी शराइत वापस लेते हैं या नहीं लेते। और इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना मुईज़, वो पाकिस्तान की मईशत है। ठीक है, देखें, मैं अफवाज पाकिस्तान का माइंड सेट जो है ना, जहाँ तक मुझे जनरल आसिम मुनीर साहब की समझ में आई है, जो उनकी लॉजिक है और जो बिल्कुल राइट है, हिज प्रायर, और ये प्रायोरिटी एक्चुअली जनरल बाजवा की भी थी, जिसकी वजह से फिर खान साहब का और उनका थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी शुरू होंगी। क्योंकि खान साहब का ये था कि इनको मारो पकड़ो, मेरा नारा करप्शन है, करप्शन के खिलाफ सबको अंदर करो, ये करो वो करो। वो ये कहते थे कि सर थोड़ा मईशत पर भी ध्यान दे, प्रायोरिटी मईशत होनी चाहिए। फिर इसी तरह मुझे याद है नदीम अंजुम साहब जब गए थे मिलने के लिए, उनसे जब बातचीत हुई थी तब भी यही बात आई थी। उन्होंने कहा, उनसे पूछा इंटरेस्टिंगली एज ए DG ISI, पहले तो वो ये मामला चलता रहा कि भाई मैं इंटरव्यू करूँगा, बज़िद थे, तो वो फिर 3 लोग गए जिसमें नदीम अंजुम साहब भी थे। ऑब्वियसली was already selected, nominated and notified. Even then he went to the Prime Minister. तो उनसे सवाल किया गया कि जी कौन से आपको मतलब है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? तो उन्होंने कहा सर प्रायोरिटी तो हमारे लिए मईशत है। ठीक है, तो उन्होंने कहा लेकिन मेरे लिए करप्शन है। ठीक है, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, हम एग्री करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें अगर हिली हुई होंगी और उसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा, पिछले 10 साल से धरने, शोर, लड़ाइयाँ, हंगामे, जोड़ तोड़, वो ये कहती है अफवाज पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप के देखें मुल्क को आपने अब चलने देना है। वो 2-3 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, एक मईशत पर, एक SIFC पर, और तीसरा वो ये कहते हैं कि ये जो सेटअप है ना इसको चलने दें प्लीज, until all the important decisions of this country are made, like the privatization and all these things. अच्छा, आज हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की, बट हमने अपने इस शो का एक बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर रखा था, दैट वाज कि अवाम का फीडबैक, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। और बिल्कुल मैं लेके आया हूँ, मैं जब से हमारा शो शुरू किया है मैंने ज़्यादा मैंने फोकस करना शुरू किया कि अवाम क्या कहते हैं। ठीक, तो जैसे हमने लास्ट सैटरडे हमने एक बात की थी कि इस वक्त जो है अगर जो अवाम का मैंडेट जो 8 फरवरी की रात हुआ, तो अब उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस पे
कुछ तल्ख फीडबैक भी आया और कुछ बहुत महज़्ज़ब अल्फाज में फीडबैक आया, और मैं एक्चुअली मैं अपने व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना फीडबैक दिया। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो अवाम का जो मैंडेट है, और उनकी बात में वज़न भी नज़र आता है कि जो अवाम का जो मैंडेट है वो अवाम की अमानत है, और उसको उस पर आगे जाने का या उस पर एहतजाज करने का फ़ैसला सिर्फ अवाम का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आइनी और कानूनी तौर पे से वो कहते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक भी ये बात है ठीक, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। तो लेकिन वो ये, क्योंकि एक फीडबैक में मुझे एक साहब ने किसी ने लिखा कि बट वी हैव टू वाइंड अप मोइज। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम बिल्कुल नहीं है आज। आपने लेट क्यों पढ़ना शुरू की ट्वीट्स, और फिर आपने वजाहतें भी देना शुरू कर दी। मैंने आपको कहा था ना कि मेरी भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है उस्मान बुज़दार साहब की तरह। बेटा उस्मान बुज़दार तो अरबों लेके उड़ गए हैं ना, आपको डाले लेके उड़ जाएंगे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा। तो नाज़रीन, आज आपने हमारे लिए वक्त निकला। जैस्मीन साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाल्लाह। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।